दोस्तों, अथर क्रॉनिकल में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गई थी। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, धोखा, साजिश और कुर्बानी का ऐसा खेल खेला गया कि सलाहुद्दीन अयूबी की पूरी सल्तनत एक पल के लिए खतरे में आ गई। एक लड़की जिसकी पहचान आज तक कोई नहीं जानता, एक राज जो सदियों तक छुपा रहा, एक जासूस जिसने अपनी जान दे दी लेकिन अपना फर्ज पूरा कर दिया, और एक ऐसी साजिश जो अगर कामयाब हो जाती तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए, क्योंकि आज की यह कहानी आपको रोमांच, सस्पेंस और इमोशन तीनों का एक साथ एहसास कराएगी। बने रहिए अथर क्रॉनिकल के साथ। 12वीं सदी का मिस्र। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं सदी के मिस्र की। वो दौर जब इस्लामी दुनिया सलीबी जंगों की आग में जल रही थी। एक तरफ ईसाई सलीबी फौजें जो यरूशलेम पर कब्जा किए हुए थी, और दूसरी तरफ एक नौजवान कमांडर जिसका नाम था सलाहुद्दीन अयूबी। सलाहुद्दीन अयूबी उस वक्त मिस्र के अमीर बन चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब कोई ताकतवर बनता है तो उसके दुश्मन भी उसी रफ्तार से बढ़ते हैं। मिस्र में सुदानी फौज का एक सालार था जिसका नाम था नाजी। ये नाजी बेहद महत्वाकांक्षी, चालाक और खतरनाक इंसान था। वो खुद को अमीर मिस्र बनने का हकदार मानता था। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने जब मिस्र की सल्तनत संभाली तो उन्होंने नाजी को उसके ओहदे से हटा दिया। नाजी के दिल में सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ नफरत की आग भड़क उठी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है हमारी असली कहानी, हरम में जलन की आग। दोस्तों, उस दौर में बड़े अमीरों और सुल्तानों के हरम हुआ करते थे। हरम यानी वो जगह जहां खूबसूरत लड़कियां नाच गाने और महफिलों के लिए रखी जाती थी। नाजी के हरम में भी कई हसीन लड़कियां थी। वो नाजी की मोहब्बत और तवज्जो के लिए एक दूसरे से होड़ किया करती थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी लड़की नाजी के घर में आई जिसने पूरे हरम में तहलका मचा दिया। उस लड़की का नाम था जिकड़ी। जिकड़ी मराकेश की एक रक्कासा थी। उसकी खूबसूरती, उसके नाच और उसके अंदाज में कुछ ऐसा जादू था कि नाजी उस पर फिदा हो गया। हरम की दूसरी लड़कियां जो कभी नाजी की महबूबा हुआ करती थी, अब उन्हें एक कोने में खड़ा कर दिया गया था। नाजी अब सिर्फ जिकड़ी के साथ अपना वक्त गुजारता था। और फिर एक रात नाजी ने जिकड़ी को पूरी रात अपने साथ रखा। ये खबर जब हरम की दूसरी लड़कियों तक पहुंची तो उनके दिलों में जलन की आग भड़क उठी। उन्हें लगा जिकड़ी ने नाजी पर जादू कर दिया है। उसने नाजी के दिल में उनके खिलाफ नफरत भर दी है। हरम की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां अब सोचने लगी जिकड़ी को किसी भी तरह ठिकाने लगाना होगा। साजिश का जाल। दोस्तों, लेकिन जिकड़ी को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं था। जिकड़ी कभी अकेली बाहर नहीं निकलती थी। वो हमेशा नाजी के कमरे में या उसके आसपास ही रहती थी। उसे जहर देना नामुमकिन था और किसी कातिल को उस तक पहुंचाना भी मुश्किल था। तो उन दोनों लड़कियों ने हरम की सबसे चालाक मुलाजिमा को अपनी साजिश में शामिल कर लिया। उस मुलाजिमा का नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन वो एक बेहद खतरनाक औरत थी। उन्होंने उसे मुंह मांगे इनाम का लालच दिया। मुलाजिमा ने कहा, मैं जिकड़ी पर नजर रखूंगी,
जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे खंजर से खत्म कर दूंगी। और दोस्तों, यहां पर साजिश का जाल बिछना शुरू हो गया। लेकिन जो असली सच था वो किसी को नहीं पता था। नाजी का गुस्सा। दोस्तों, उधर नाजी अपने कमरे में गुस्से से पागल हो रहा था। उसे सलाहुद्दीन अयूबी ने एक नया हुक्मनामा भेजा था। इस हुक्मनामे में लिखा था कि सुदानी फौज को अब मिस्र की मुख्य फौज में मिला दिया जाएगा। यानी नाजी की अपनी कोई अलग फौज नहीं रहेगी। उसकी ताकत, उसका रुतबा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिकड़ी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नाजी बार बार इधर उधर टहल रहा था। वो चिल्ला रहा था, मुझे उससे मिलने दो, मैं उसे उसकी औकात बता दूंगा। जिकड़ी ने कहा, लेकिन अमीर साहब, आप अगर ऐसे गए तो मुसीबत हो जाएगी। नाजी ने गरज कर कहा, बेकार है, वो कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है, जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ ये साजिश करने वाले लोग कौन हैं। वो मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहां के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। जिकड़ी चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें नाजी के चेहरे पर गहराई से टिकी हुई थी। वो उसके हर शब्द को अपने दिमाग में दर्ज कर रही थी। बगावत की योजना। नाजी ने अपने हमराज और नायब आदर्श को बुलाया। आदर्श नाजी का सबसे भरोसेमंद आदमी था। दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते रहे। नाजी ने कहा, आदर्श, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी 50,000 सुदानी फौज मुझसे वफादार नहीं है? आदर्श ने कहा, जी हुजूर, फौज आपकी वफादार है, लेकिन मिस्र की नई फौज बहुत ताकतवर है। अगर हम बगावत करते हैं तो हमें कुचला जा सकता है। नाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ अपनी फौज पर निर्भर नहीं हूं, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। आदर्श हैरान रह गया। उसने पूछा, लेकिन ईसाई बादशाह मुसलमानों के दुश्मन हैं। नाजी ने कहा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सलाहुद्दीन अयूबी ईसाइयों का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मैं उनसे हाथ मिलाऊं तो वो मुझे मदद जरूर देंगे। नाजी ने कहा, तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। वो मेरा तहरीरी पैगाम ईसाई बादशाह फ्रैंक तक पहुंचाएंगे। आदर्श ने कहा, जैसा आप कहें हुजूर। नाजी ने जिकड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम अपने कमरे में चली जाओ, ये राज की बातें हैं। जिकड़ी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी उसने सुना था वो उसके दिमाग में साफ तौर पर दर्ज हो चुका था। जिकड़ी का असली चेहरा। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको असली सच बताऊं। जिकड़ी कोई आम रक्कासा नहीं थी। वो सलाहुद्दीन अयूबी की खुफिया एजेंसी की एक जासूस थी। हाँ दोस्तों, ये सुनकर आप हैरान हो गए होंगे, लेकिन यही सच है। सलाहुद्दीन अयूबी के इंटेलिजेंस चीफ अली बिन सुफियान ने नाजी की साजिशों का पता लगाने के लिए जिकड़ी को नाजी के पास भेजा था। अली बिन सुफियान एक बेहद समझदार और दूरदर्शी इंसान थे। उन्हें पता था कि नाजी बगावत की योजना बना रहा है, लेकिन उन्हें सबूत चाहिए था। तो उन्होंने मराकेश से
एक खूबसूरत रक्कासा को ढूंढा, उसे जासूसी की ट्रेनिंग दी और फिर उसे नाजी के पास एक तोहफे के रूप में भेज दिया। नाजी जिकड़ी की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि ये लड़की दरअसल उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। जिकड़ी का मिशन, दोस्तों, जिकड़ी का मिशन बेहद खतरनाक था। उसे नाजी के घर में रहकर उसकी हर बात, हर गतिविधि की रिपोर्ट देनी थी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। जरा सी चूक और उसकी जान खतरे में आ सकती थी। लेकिन जिकड़ी एक बहादुर लड़की थी। उसने अपने फर्ज को अपनी जान से ज्यादा अहम समझा। वो नाजी के करीब होती गई। नाजी उसे अपने राज की बातें बताने लगा और जिकड़ी चुपचाप सब कुछ अपने दिमाग में दर्ज करती रही। एक रात सलाहुद्दीन अयूबी ने एक बड़ी महफिल रखी थी। नाजी जिकड़ी को लेकर उस महफिल में गया। नाजी को लगा कि वो जिकड़ी के जरिए सलाहुद्दीन अयूबी को भी अपने जाल में फंसा लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जिकड़ी दरअसल सलाहुद्दीन अयूबी के लिए काम कर रही है। उस रात जब महफिल खत्म हुई तो जिकड़ी चुपके से महल के एक कोने में चली गई। वहां अंधेरे में मुसार में लिपटा एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, अली बिन सुफियान थे। जिकड़ी ने उन्हें नाजी की सारी बातें बता दी। अली बिन सुफियान ने उसे कुछ और हिदायतें दी और वापस भेज दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद नाजी ने जिकड़ी को अपने कमरे में इस तरह कैद कर लिया कि वो बाहर निकल ही नहीं सकी। कई दिन बीत गए और जिकड़ी अली बिन सुफियान को कोई रिपोर्ट नहीं दे सकी। खतरनाक रात, दोस्तों, और फिर वो रात आई जो पूरी कहानी को बदल कर रख देने वाली थी। रात अभी अभी काली हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। जिकड़ी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि कैसे अली बिन सुफियान तक खबर पहुंचाई जाए। तभी उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। बाहर चिरागों की रोशनी में दो घोड़ा सवार घोड़ों से उतर रहे थे। उनके लिबास से वो ताजा मालूम होते थे, लेकिन उनकी चाल बताती थी कि वो बहुत लंबा सफर तय करके आए हैं। आदर्श बाहर निकला। दोनों सवारों ने उसे सिपाहियों के अंदाज में सलाम किया। आदर्श ने उनके लिबास का जायजा लिया और फिर उनसे हथियार दिखाने को कहा। जिकड़ी ये सब अपने कमरे से देख रही थी। उसके दिमाग में तेजी से ख्याल आने लगे। उसे याद आया 2 रात पहले नाजी ने आदर्श से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 पैगंबर तैयार करो, उन्हें बहुत दूर जाना है। जिकड़ी समझ गई ये वही 2 पैगंबर हैं जो नाजी का तहरीरी पैगाम लेकर ईसाई बादशाहों के पास जा रहे हैं। खतरे की आहट। जिकड़ी नाजी के कमरे के पास गई, लेकिन दरबान ने उसे रोक दिया। दरबान ने कहा, नाजी साहब ने किसी को भी अंदर जाने से मना किया है। जिकड़ी समझ गई कोई खास बात हो रही है। वो अपने कमरे में वापस आ गई। उसके और नाजी के कमरे के बीच एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। जिकड़ी ने दरवाजे के साथ अपना कान लगा दिया। उधर की आवाजें धीमी थी, लेकिन कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। नाजी कह रहा था, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई
शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले ये पैगाम गायब करना, जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में घायल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है, 3 दिन में पहुंचने की कोशिश करना। संदेश याद कर लो, शिमाल मशरिक। कुछ देर बाद दोनों सवार बाहर निकले। जिकड़ी ने खिड़की से देखा, वो घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और आदर्श उन्हें अलविदा कह रहे थे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने जिकड़ी को देखा और कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल ना लगे तो हरम में घूम फिर आना। ये जिकड़ी के लिए सुनहरा मौका था। नाजी बाहर जा रहा था और उसे हरम में जाने की इजाजत मिल गई थी। मौत का जाल। जिकड़ी अपनी कमरबंद में खंजर छुपाकर हरम की तरफ चल पड़ी। हरम नाजी की रिहाइशगाह से कुछ 100 गज दूर था। जिकड़ी वहां पहुंची तो हरम की औरतों ने उसे हैरानी से देखा। वो पहली बार वहां गई थी। सभी उसका इस्तकबाल करने लगी, लेकिन उनकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो चालाक मुलाजिमा भी वही थी जिसे जिकड़ी के कत्ल के लिए कहा गया था। उसने जिकड़ी को बड़े गौर से देखा। जिकड़ी कुछ देर हरम में रही और फिर वापस चल पड़ी। लेकिन दोस्तों, जिकड़ी नाजी की रिहाइशगाह की तरफ नहीं गई। वो एक दूसरी दिशा में तेजी से चल पड़ी। हरम और नाजी की रिहाइशगाह के बीच का इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान भी। उधर एक पगडंडी थी जो सलाहुद्दीन अयूबी की रिहाइशगाह की तरफ जाती थी। जिकड़ी उसी पगडंडी पर तेज तेज चल रही थी। उसे सलाहुद्दीन अयूबी तक फौरन खबर पहुंचानी थी। लेकिन दोस्तों, वो नहीं जानती थी कि उसके 15-20 कदम पीछे एक काला साया उसका पीछा कर रहा है। जानलेवा हमला। वो काला साया सिर से पांव तक काले लिबास में लिपटा हुआ था। रात के अंधेरे में वो एक भूत की तरह लग रहा था। जिकड़ी की रफ्तार तेज हुई तो उस साये ने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी। आगे घनी झाड़ियां थी। जिकड़ी उन झाड़ियों में गायब हो गई। वो साया भी झाड़ियों में छुप गया। जिकड़ी झाड़ियों से निकली ही थी कि अचानक उस साये का हाथ ऊपर उठा। चांदनी में एक खंजर चमका। पॉज, ड्रामेटिक साइलेंस। और बिजली की तेजी से वो खंजर जिकड़ी के बाएं कंधे में उतर गया। जिकड़ी की चीख नहीं निकली। वो एक ट्रेन जासूस थी। उसे पता था कि चीख निकालने का मतलब मौत को दावत देना है। खंजर उसके कंधे में गहराई से घुस गया, लेकिन जिकड़ी ने अपने दांत भींच लिए। उसने बिजली की तेजी से अपने कमरबंद से अपना खंजर निकाला। उस साये ने दूसरा वार किया, लेकिन इस बार जिकड़ी तैयार थी। उसने अपने बाएं हाथ से उस साये का हाथ रोक लिया और अपना खंजर उस साये के सीने में घूम दिया। एक तेज चीख रात के सन्नाटे को चीर गई और ये चीख किसी औरत की थी। जिकड़ी समझ गई ये कोई मर्द नहीं, एक औरत है जो उसे मारने आई है। उसने अपना खंजर खींचकर दूसरा वार किया जो उस साये के पेट में उतर गया, लेकिन उसी पल उस साये का खंजर भी जिकड़ी के दाएं पहलू में लग गया। वो साया चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। जिकड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उस पर हमला करने वाला कौन था। उसके पास वक्त नहीं था। उसके जिस्म से
खून तेजी से बह रहा था। उसे सलाहुद्दीन अयूबी तक फौरन पहुंचना था। मौत की दौड़ दोस्तों अब शुरू हुई। जिकड़ी की मौत के साथ दौड़। उसके बाएं कंधे से खून की धार बह रही थी। दाएं पहलू से भी खून निकल रहा था। उसके कपड़े लाल हो चुके थे, लेकिन जिकड़ी रुकी नहीं। वो लड़खड़ाती हुई दौड़ती रही। उसकी आंखों के सामने सलाहुद्दीन अयूबी का मकान चांदनी में दिखने लगा। बस थोड़ी सी दूर और रह गई थी, लेकिन उसके पैर अब जवाब दे रहे थे। उसे चक्कर आने लगे। वो गिरने लगी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अली, अयूबी, अयूबी। उसकी आवाज रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। अली, अयूबी, अयूबी। वो मुसलसल चिल्लाती रही। उसके पैर अब घिसट रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। करीब एक गश्ती सिपाही गश्त लगा रहा था। उसे जिकड़ी की आवाज सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ जिकड़ी के पास पहुंचा। जिकड़ी उस सिपाही पर गिर पड़ी। उसने बेहद कमजोर आवाज में कहा, मुझे अमीर मिस्र तक पहुंचा दो, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। सिपाही ने उसे देखा। उसके जिस्म से खून की धाराएं बह रही थी। वो फौरन जिकड़ी को अपनी पीठ पर लादकर दौड़ पड़ा, आखिरी सांसें। दोस्तों उस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी अपने कमरे में बैठे अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहे थे। अली बिन सुफियान बता रहे थे कि सुदानी फौज के सिपाहियों में बेचैनी और बेइत्मीनानी पाई जा रही है। उनके बीच ये अफवाहें फैल रही हैं कि मिस्री फौज में मिल जाने से उनकी हैसियत गुलामों की सी हो जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी गंभीरता से सुन रहे थे। तभी दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया। उसने कहा, हुजूर, एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाकर बाहर खड़ा है और कहता है कि ये लड़की अमीर मिस्र से फौरन मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले तीर की तरह कमरे से बाहर दौड़े। उनके पीछे सलाहुद्दीन अयूबी भी तेजी से दौड़े। बाहर जिकड़ी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। अली बिन सुफियान ने उसे देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन हुक्म दिया, इसे अंदर ले चलो और हकीम को बुलाओ। जिकड़ी को सलाहुद्दीन अयूबी के पलंग पर लिटा दिया गया। उसके जिस्म से खून इतनी तेजी से बह रहा था कि पलंग कुछ ही पलों में लाल हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, किसी को ऐन बुलाओ, लेकिन जिकड़ी ने बेहद कमजोर आवाज में कहा, नहीं, पहले जरूरी बातें सुन लो, आखिरी पैगाम। जिकड़ी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और बोलने लगी। उसने कहा, शिमाल मशरिक की तरफ 2 सवार घोड़ों पर जा रहे हैं। एक घोड़ा बादामी रंग का है, दूसरा सियाह। दोनों के चोगे बादामी रंग के हैं। वो ताजा लगते हैं, लेकिन उनके घोड़े थके हुए हैं। उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया है। नाजी अपनी सुदानी फौज के साथ बगावत करेगा। वो ईसाई बादशाहों से मदद मांग रहा है। मुझे और कुछ मालूम नहीं, लेकिन आपकी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तहरीर उनके पास है। बोलते बोलते जिकड़ी बेहोश हो गई। हकीम ने उसके जख्मों पर मरहम लगाना शुरू किया, लेकिन खून रुक नहीं रहा था।
सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन अली बिन सुफियान को हुक्म दिया, 8 तेज घोड़े लाओ और 8 बेहतरीन सवार फौरन तैयार करो, शिमाल मशरिक की तरफ फौरन रवाना हो। कुछ ही मिनटों में अली बिन सुफियान 8 सवारों के साथ तैयार हो गए। वो रवाना होने ही वाले थे कि जिकड़ी फिर से होश में आई। आखिरी अलविदा जिकड़ी ने धीरे से अपनी बाकी की बातें बताई। उसने बताया कि नाजी ने आदर्श के साथ क्या बातें की थी, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, दोनों सवारों का आना, उनका जाना, सब कुछ। उसने ये भी बताया कि उसे किसी ने पीछे से हमला किया था। वो नहीं जानती कि हमला करने वाला कौन था, लेकिन उसकी चीख किसी औरत की थी। उसने कहा, मैंने अपना खंजर उसके सीने और पेट में घूम दिया, शायद वो मर गई होगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने फौरन उस जगह पर आदमी भेज दिए जहां हमला हुआ था। जिकड़ी ने अली बिन सुफियान का हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से कहा, मैंने खयानत तो नहीं की ना? आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया, है ना? अली बिन सुफियान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने इससे कहीं ज्यादा पूरा किया है। मेरे वहम में भी नहीं था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें सिर्फ मौका परस्ती के लिए वहां भेजा था। जिकड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, काश मैं मुसलमान होती। पॉज, लॉन्ग इमोशनल पॉज। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। उसने कहा, मेरी इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार मां को दे देना। उनकी मजबूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रक्कासा बना दिया था। जिकड़ी एक तरफ ढलक गई। उसकी आंखें आधी खुली रहीं और होंठ ऐसे जैसे मुस्कुरा रही हो। हकीम ने उसकी नब्ज पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अयूबी की तरफ देखकर सिर हिला दिया। जिकड़ी की रूह उसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई थी। शहीद का सम्मान। सलाहुद्दीन अयूबी गहरी सांस भरते हुए खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये किसी भी मजहब की थी, लेकिन इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। इसे पूरे एहतराम के साथ दफन किया जाए। ये हमें धोखा भी दे सकती थी, लेकिन इसने अपनी जान दे दी। कुछ देर बाद दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश मिली है। जब देखा गया तो वो एक अधेड़ उम्र की औरत थी, जिसके सीने और पेट में खंजर के गहरे जख्म थे। वो औरत नाजी के हरम की वही मुलाजिमा थी जिसने इनाम के लालच में जिकड़ी पर कातिलाना हमला किया था। उस रात जिकड़ी को फौजी एहतराम के साथ दफन कर दिया गया और उस मुलाजिमा की लाश को एक गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। सलाहुद्दीन अयूबी ने जिकड़ी के माता पिता को बड़ी रकम भिजवाई और उनकी जिंदगी भर की देखभाल का इंतजाम कर दिया। रेगिस्तान का पीछा। दोस्तों, उसी रात अली बिन सुफियान 8 तेज तर्रार सवारों के साथ अरबी घोड़ों पर सवार होकर शिमाल मशरिक की तरफ रवाना हो गए। ये अरबी घोड़े दुनिया के सबसे तेज घोड़े थे। वो रेगिस्तान को ऐसे चीर रहे थे जैसे तेज हवा। पूरी रात वो दौड़ते रहे। सुबह हुई तो उन्होंने घोड़ों को थोड़ा आराम दिया और फिर दोबारा रवाना हो गए। दोपहर जब सूरज सिर पर था तो दूर
खजूर के पेड़ों के पास उन्हें 2 घोड़े दिखे। अली बिन सुफियान की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वो रहे। उन्होंने अपनी पार्टी को रास्ता बदलने का इशारा किया और खजूर के पेड़ों की आड़ में होकर आगे बढ़ने लगे। नाजी के दोनों सवार उन्हें नहीं दिखे। वो आराम से अपना सफर जारी रखे हुए थे। अली बिन सुफियान ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब दोनों पार्टियों के बीच का फासला तेजी से कम होने लगा। 4 मील, 3 मील, 2 मील, 1 मील। नाजी के सवारों को अब घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 8 घोड़े तेजी से उनकी तरफ आते दिखे। वो घबरा गए और अपने घोड़ों को एड़ लगाने लगे। लेकिन दोस्तों, उनके घोड़े थक चुके थे। 4 दिन का सफर उन्हें कमजोर कर चुका था। अली बिन सुफियान तेजी से करीब आते जा रहे थे। अब असली खेल शुरू होने वाला था। तो दोस्तों, ये थी जिकड़ी की अधूरी मगर पूरी कहानी। एक लड़की जिसकी पहचान आज तक कोई नहीं जानता, जो मुसलमान भी नहीं थी, ईसाई भी नहीं थी, लेकिन उसने इस्लाम की सल्तनत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उसकी कुर्बानी ने सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत को बचा लिया, एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और इतिहास की धारा को बदल दिया। दोस्तों, अगर जिकड़ी उस रात वो खबर नहीं पहुंचा पाती तो शायद नाजी की बगावत कामयाब हो जाती। ईसाई फौजें मिस्र पर हमला कर देती और सलाहुद्दीन अयूबी का सपना यरूशलेम को आजाद कराने का अधूरा रह जाता। लेकिन एक बहादुर लड़की ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इतिहास को बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह रोमांचक, सस्पेंसफुल और इमोशनल कहानी? अगर आपको अथर क्रॉनिकल की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इतिहास की ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, क्या आपको लगता है कि जिकड़ी जैसे गुमनाम हीरोज की कहानियां इतिहास में और भी छुपी हुई है? और क्या इतिहास ऐसे गुमनाम लोगों को याद रखता है? मिलते हैं अगली कहानी में एक और रोमांचक ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए अथर क्रॉनिकल के साथ बने रहें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।